हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और एनसीईआरटी आज मैं करवा रही हूँ, तो पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो एक क्लास 10 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 2 है, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति 2 है। इसके पहले जो मैंने 9 में पढ़ाया था, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट में, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी के आगे ये चैप्टर है, जिसमें इसमें आपको और भी डिटेल एनालिसिस सारी चीज़ों का मिलेगा, जो कि मैं बता रही हूँ ये यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो संघवाद वैसे तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया होगा तो पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल स्टोरीज और इवेंट्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं और आपकी मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करती हैं। तो इसको हम करवा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, संघवाद। संघवाद क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस चीज़ को हम संघवाद कहेंगे, क्या होता है, सब कुछ के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज ये चैप्टर। तो संघवाद को आज हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये पिछले अध्याय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो संघवाद क्या है देखते हैं। तो एक बार फिर पिछले अध्याय में बेल्जियम, आपको याद है कि जो पहला चैप्टर था बेल्जियम श्रीलंका के बारे में, तो ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से प्रांतीय सरकारें थी, है ना। तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। इन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा वापस भी ले लिए गए थे। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुसंघ की इकाइयों के बीच बांटी जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तरीय सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होती है, दो स्तरीय सरकार होती है, जो कि इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं और जो शासन के दैनंदिन कामकाज देखती है। सत्ता की इन स्तरों की सरकारों में अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसमें एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर काम करती हैं। इनमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में क्या होता है, सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। तो ये देख सकते हैं संघीय राजनीति कहाँ पर है, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राजील में है, रूस में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है और इथोपिया वगैरह सब देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। कितने, दो, या जैसे केंद्र पे होगी और राज्य पर होगी। अलग अलग स्तर की सरकारें एक नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, मतलब राज्य और केंद्र दोनों की सहमति से। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाती ही है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। और इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या, पहला क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति।
केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग-अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को एक साथ करते हैं, अपनी अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य को गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार द्वारा ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी, जैसे खगराज था जो कह रहा था मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इसमें भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहती है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल कहते मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग अलग सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा सहायता मिल सकेगी। तो राम गणेश कहता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होता है कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो आपकी टिप्पणी क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स बताइए। ठीक है, अगला है भारत में संघीय व्यवस्था। हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका छोटे-छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, अगर भारत में विशाल मुल्क में काम कितना मुश्किल होगा। बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं यहाँ पे। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? तो संविधान से शुरुआत करें तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है ना। पहला संघ सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। मतलब संघ सरकार जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं और राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह हमने अपने यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां कैसी हैं? तो पहला है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, ये याद कर लीजिए। संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, यहीं पर याद कर लीजिए। संघ सूची में विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। पूरे देश के इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र को है। और राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि। पुलिस किसमें पूछ लेता है कि पुलिस किस सूची में है? तो पुलिस और व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। समवर्ती जो होता, देखिए, राज्य सूची में राज्य बनाएगा, केंद्र सूची में केंद्र बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची में शिक्षा है, मजदूर संघ है, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होगा तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इसमें किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या है? तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में है? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं।
हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हमने ऊपर देखा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपनी विशेष सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों और उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण में संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। वे वैसे इलाके से हैं जो आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। इन्हें किसी मजदूर प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली इलाके इसी कोटे में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसको है? तो वो है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलना जरूरी होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था का सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह से पाया जाता है। तो यहाँ पे मैप देखिए, 1947 का भारत का मैप है ये। तो यहाँ पर कितने थे सब? नेपाल था, असम था, उड़ीसा प्रांत, सब कुछ नागपुर। तो ये जो डैश है ये पाकिस्तान का है, संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमी जो भी है। और ये डॉटेड जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ वगैरह, ये सब क्या है? ये सब भारतीय देशी राज्य थे। और ठीक है, मैप देख लीजिए अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई राज्य। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। इन प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है और अदर राज्य शामिल हैं। तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा व राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत मजबूत हुआ। इससे प्रशासन में भी पहले की अपेक्षा कहीं और ज्यादा सुविधाजनक हो गया। तो ये देख सकते हैं आप चित्र। ठीक है, भाषा नीति क्या थी? तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई है। हमारे संविधान में ये किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है हिंदी। इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान की हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी भाषा राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है।
श्रीलंका के ठीक पलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। कब? 1965 में। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग के उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को राजकीय कामकाजों में प्रयोग करने की अनुमति दी। इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों को मान्यता थी कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ मिल पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार अन्य राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है। जहाँ लोग और भाषा बोलते हैं और भारतीय राजनेता ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच करने से बच गए हैं। तो केंद्र राज्य संबंध क्या है? केंद्र राज्य संबंधों को लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताया जाता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी। ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसकी व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें रही, तो सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। तो राज्यों की शक्तियां देख सकते हैं और ये सब जो हैं जैसे कि अ, लोग जो हैं यूपी के हैं, महाराष्ट्र वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, इनको बांटा जा रहा है। ये गठबंधन सरकार है। यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो यहाँ अंकित दोनों कार्टून में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है। तो केंद्र देगा, राज्य इसका करेगा। भारत की भाषाई विविधता, तो भारत में कितनी भाषाएं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। जनगणना में 13,000 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध किया जाता है, जैसे भोजपुरी, महगी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसा समूहबद्धता के बाद भी जनगणना 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इसमें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या जोड़ ली जाए तो 2011 में यह भाषा 50% से कम थी। जहाँ तक अंग्रेजी का बात है, सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस काम को कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कितने फीसदी हैं। ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया 1 नवंबर 2006 को छपा था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर से पहले के तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों के वाद किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तब इन नए नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी अवस्था की एक ऐसी चीज भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल गूंज रहा था।
बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भारत के आधार पर गठित राज्यों की इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने भी बुरे नहीं हो सकते। भाषावर राज्यों के गठन के भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार होती। एक भाषा जिससे 14-15 राष्ट्र हो जाते हैं। भाषा में विकेंद्रीकरण, ठीक है? तो अपने आपने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अनेक देशों में 2 स्तरीय वाली सरकार को चर्चा की, पर भारत जैसा विशाल देश सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से में ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार राज्यों में सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया जाता है कि इसके पहले 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया। तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। तो जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है, यह अनेक मुद्दे समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, चीजों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदार की आदत बढ़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद में गांव शहर के स्तर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों के स्तर पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। स्थानीय सरकार के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो कोई अपना अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में कुछ राज्यों के ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह इस तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों को चुने जाते हैं और इनमें उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोगों के मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की रेख रेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2-3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायती समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। कई सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तरों की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों से में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम ऐसे ही पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और
अ, ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या अपने आप में दुनिया की कई देशों की आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ा है और हमारे लोकतंत्र में आवाज़ों को मजबूत किया गया है। बहरहाल इसके बावजूद भी अभी ऐसी अनेक परेशानियाँ कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, बड़े उत्साह के साथ इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं देती हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति को काफ़ी दूर हो हैं। ठीक है, तो ये लेसन आपका यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा ये लेसन? आप बताइएगा। संघवाद के बारे में 3 स्तरों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पंचायत जो भी है लोकल गवर्नमेंट, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो कैसा लगा ये आपको बताइएगा ज़रूर। जो क्वेश्चन है इसको अगर आप लिखने का ट्राई करिएगा और लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।